अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए इकोनोमेट्रिक्स की नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में हमने रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की थी। अगर आप अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर दिए गए लिंक से जाकर वीडियो देख सकते हैं, और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ इकोनोमेट्रिक्स पढ़ना चाहें तो उसके लिए मैंने इकोनोमेट्रिक्स की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, या ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके भी आप जो है वो लेक्चर 1 से हमारी इकोनोमेट्रिक सीरीज की जो वीडियोस हैं उसको वॉच कर सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा, उसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमने दो वेरिएबल देकर टू वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस करना हो तो उसमें किस तरह से किया जाता है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं, उसका बेसिक ओवरव्यू जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल से स्टार्ट लेते हैं, और एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास अगर 60 फैमिलीज हैं और हमारा जो क्वेश्चन है, रिसर्च क्वेश्चन जिस चीज़ के बारे में हम स्टडी करना चाह रहे हैं वो ये है कि क्या कंजम्पशन डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर डिपेंड करती है कि नहीं करती। हम रिलेशनशिप चेक करना चाह रहे हैं बिटवीन कंजम्पशन एंड आफ्टर टैक्स और डिस्पोजेबल इनकम के दरम्यान। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो टैक्स के बाद बचती है, उसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो उसके लिए हमने जो है वो 60 फैमिलीज का डाटा लिया है। ये हमारा जो है वो डाटा है। यहाँ पे एक्स जो है वो वीकली फैमिली इनकम है, ये फैमिली इनकम आ गई हमारी, और यहाँ पे ये वीकली फैमिली कंजम्पशन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, गौर करें, तो अगर 80 फैमिली इनकम है तो उसके ऊपर डिफरेंट कंजम्पशन फैमिलीज कर रही हैं। मतलब बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनकी इनकम 80 है, तो उसमें से कोई फैमिली 55 कंज्यूम कर रही है, कोई फैमिली 60 कंज्यूम कर रही है, कोई 65 कर रही है, कोई 70 कर रही है, कोई 75 कर रही है। इन तमाम वैल्यूज़ का जो कंडीशनल मीन है या एवरेज है वो यहाँ पे आप अगर देखें तो ये हमने यहाँ पे 65 लिख लिया। इसी तरह ये इनकम लिखी हुई है आपके सामने, ये कंजम्पशन है इसके नीचे 65 70। जिनकी इनकम 100 है तो वो इस तरह से ये स्पेंडिंग कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, और ये इसका एवरेज मीन निकल रहा है। तो सेम इस तरह से ये आगे और वैल्यूज भी दी हुई है। इसी को हमने क्या किया है कि इसका जो स्कैटर डायग्राम है, स्कैटर प्लॉट है, वो हमने इस तरह से प्लॉट किया है। तो ये सेम वही बात है कि ये 80 अगर इनकम है तो उसके ऊपर हमने देखा था कि डिफरेंट कंजम्पशन हमारी आ रही थी इस तरह से। फिर 100 इनकम है तो उसके ऊपर ये डिफरेंट पॉइंट्स जो लगे हुए हैं, ये डिफरेंट कंजम्पशन के पॉइंट्स हैं। तो जो इसका एवरेज पॉइंट्स थे, ये जो डार्क में आपको नज़र आ रहा है डॉट, ये इसके एवरेज पॉइंट्स हैं, ये एवरेज एवरेज। तो हमने क्या किया, इस एवरेज पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया तो हमारे पास एक रिग्रेशन लाइन आ जाती है। ये हमने पिछले लेक्चर में भी जो है उसको डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये हमारे पास एक रिग्रेशन लाइन आ गई, और इस रिग्रेशन लाइन से ये पता लग रहा है कि कंजम्पशन और वीकली इनकम के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप, समहाउ पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये जो एग्जांपल हमने ली है इसमें हमने अज्यूम ये किया है कि जो एरिया है हमारा टोटल, उसमें 60 फैमिलीज ही रहती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने पॉपुलेशन का डाटा लिया है, और पॉपुलेशन का डाटा लेकर उसके ऊपर हमने रिग्रेशन रन की है। ऐसे रिग्रेशन को हम पॉपुलेशन रिग्रेशन कहते हैं, और जो पॉपुलेशन रिग्रेशन से जो कर्व निकलता है उसको हम पॉपुलेशन पॉपुलेशन रिग्रेशन कर्व कहते हैं। अब यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में क्या डिफरेंस है। पॉपुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक एरिया है जिसमें तमाम 60 फैमिलीज रह रही हैं, हम 60 का ही डाटा ले लें A to Z, फैमिलीज किसी को स्किप ना करें, तो इसका मतलब क्या है कि हम पूरे जो हमारा सेट है उसका डाटा हमने ले लिया। इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। और अगर टाइम कम हो या पैसे कम हो या रिसोर्सेज कम हो जिसकी वजह से हम तमाम 60 फैमिलीज का डाटा कलेक्ट ना कर पाएँ, तो हमारे पास ऑप्शन ये होती है कि हम 60 फैमिलीज की जगह उसमें से 10 फैमिलीज का या 5 फैमिलीज का या 15 फैमिलीज का एक सूटेबल नंबर लेकर उनका डाटा कलेक्ट कर लें। तो इसको हम सैंपल कहते हैं, और इसमें से जो रिग्रेशन निकलती है उसको हम सैम्पलिंग रिग्रेशन कहते हैं, और इसी तरह से सैम्पलिंग रिग्रेशन कर्व निकलेगा, वो हम आगे इसको स्टडी कर लेंगे। जो इक्वेशन निकलती है उसको हम पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन और सैंपल रिग्रेशन फंक्शन इसी तरह से कहते हैं। तो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन अगर हम देखें तो वो क्या है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन एक्स आई, कि जो एक्स आई की वैल्यूज गिवन है उस पे मीन वैल्यू ऑफ वाई क्या आ रही है। तो वो हमारे पास फंक्शन एक अगर हम देखें तो y जो है फंक्शन किसका है, एक्स आई का, और यहाँ पे y से मुराद कंजम्पशन है और x से मुराद क्या है, इनकम है। कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम।
और ये क्योंकि हमने पॉपुलेशन की बेस के ऊपर डाटा लिया था, पॉपुलेशन के ऊपर ही हमने वर्किंग की है, इसलिए हम इसको पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म आ गई कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, ये जो लाइन है इसको गिवन कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन एक्स आई, कि हमारे पास y की क्या वैल्यू है अगर xi की वैल्यूज गिवन हो। तो हमने देख लिया कि वो किसके बराबर है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y जो है वो फंक्शन ऑफ xi है, कि कंजम्पशन हमारी इनकम पे डिपेंड कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो हमने जनरल फॉर्म लिख ली, अब जब हम इसकी एक्चुअल फॉर्म या मैथमेटिकल फॉर्म्स में इसको कन्वर्ट करेंगे तो उसमें उसकी उसकी फंक्शनल फॉर्म क्या होगी। फंक्शनल फॉर्म से मुराद ये होता है कि वो जो इक्वेशन है वो क्या वो लीनियर इक्वेशन होगी, क्या वो क्वाड्रेटिक होगी, क्या वो क्यूबिक होगी, क्या वो स्क्वायर रूट वाली इक्वेशन होगी, इसको फॉर्म कहते हैं। तो ये फंक्शन कौन सी फॉर्म अज्यूम करेगा। तो फिलहाल हम क्योंकि एक सिंपल एग्जांपल हम ले रहे हैं तो हम इसमें अज्यूम ये कर लेते हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है वो लीनियर रिग्रेशन फंक्शन है। और ये आप देखें तो हमने इसको सिंपल कर लिया, पहले हमने फंक्शन ऑफ एक्स लिखा था, अब हमने इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया। ये आपके सामने नजर आ रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन एक्स आई इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई, कि दो इसके अंदर हमने इसको मजीद हम तफसील से देख लेते हैं। जो इसमें बीटा वन है, ये आप देखें इक्वेशन लिखी हुई है, तो जो इसमें बीटा वन है वो इसका इंटरसेप्ट है और बीटा टू इसका स्लोप कोफिशिएंट है। इंटरसेप्ट बेसिकली कहते हैं कि अगर आपकी एक्स की वैल्यू जीरो भी हो जाए तब भी आपकी जो y की वैल्यू है वो बीटा वन के इक्वल आएगी। और स्लोप वेरिएबल कहते हैं कि जो इनका रिलेशनशिप आपस में है y का और x का, वो इस बीटा टू वेरिएबल से डिटरमिन होता है। अगर बीटा टू वेरिएबल जीरो हो जाए तो कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर पॉजिटिव हो, जैसे 0.2 आ जाए, 0.10 0.11 आ जाए, 0.9 आ जाए, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और अगर माइनस में आ जाए, बीटा टू की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो उसका मतलब क्या है कि x और y के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो जो रिलेशनशिप डिटरमिन करेगा वो कौन सा वेरिएबल है, बीटा टू। और इसीलिए इसको स्लोप वेरिएबल कहते हैं कि अगर हम रिग्रेशन में जो उसकी शेप बन रही है उसका स्लोप कहां से डिटरमिन होगा, उसका स्लोप डिटरमिन होगा बीटा टू से। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को हम लीनियर पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन कहते हैं, क्योंकि ये पॉपुलेशन के ऊपर बेस कर रहा है और दूसरा ये लीनियर भी है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। और लिटरेचर में इसको कुछ और नामों से भी हम पढ़ते हैं। तो उसमें एक नाम इसका लीनियर पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल भी है, लीनियर पॉपुलेशन रिग्रेशन भी है। तो जब भी हम नाम लेते हैं रिग्रेशन, रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन मॉडल, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। जो ये सामने आपके एक इक्वेशन लिखी हुई है, इसी को रिग्रेशन भी कहते हैं, इसी को रिग्रेशन इक्वेशन भी कहते हैं और इसी को रिग्रेशन मॉडल भी कहते हैं, और यही रिग्रेशन फंक्शन भी एक तरह से। अब रिग्रेशन एनालिसिस में हमने करना क्या है, हमारा जो मेन पर्पस है आपने देख लिया। जैसे मैंने आपको अभी टेबल दिखाया था, डाटा का टेबल दिखाया, और उसमें हमारे पास y की वैल्यूज भी गिवन है, हमारे पास x की वैल्यूज भी गिवन है। तो हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज तो नहीं फाइंड करनी, हमने जो चीज फाइंड करनी है वो इन बीटास की वैल्यू है, इसको हम पैरामीटर कहते हैं। बीटा वन और बीटा टू की वैल्यू को हमने क्या करना है, एस्टिमेट करना है यूजिंग रिग्रेशन एनालिसिस। क्योंकि बेसिकली बीटा वन और बीटा टू ही पैरामीटर्स हैं और वही हमें बताएंगे। बीटा टू मेन वेरिएबल है जो हमें बताएगा कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, और बीटा वन हमें बताएगा कि इसका इंटरसेप्ट क्या है। तो हमने ये तमाम जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसका बेसिक पर्पज क्या है, कि हम ये मालूम करने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि हमारा जो पैरामीटर्स हैं उसकी वैल्यूज क्या है। अब यहाँ पे हमने एक बात की कि हमारा ये लीनियर रिग्रेशन फंक्शन है, तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि इकोनोमेट्रिक्स में लीनियर का क्या मतलब है। अब जिन लोगों को थोड़ा बहुत मैथ्स आता है तो उनको पता होगा लीनियर का मतलब ये होता है कि जब इक्वेशन में आपका वेरिएबल पावर वन का हो तो उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लेकिन इकोनोमेट्रिक्स में जब हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो लिंक है वो वेरिएबल के साथ नहीं होता, बल्कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिग्रेशन के अंदर हम पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं। तो हमारा प्राइमरी फोकस जो है वो हमेशा किस पे होगा, वो हमेशा पैरामीटर्स के ऊपर होगा। तो जब भी हम लीनियर की बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे कि लीनियर इन पैरामीटर्स, कि वेरिएबल बेशक जो मर्जी हो, वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर हो, वेरिएबल पावर 10 के अंदर हो, जिस मर्जी के अंदर हो, लेकिन पैरामीटर क्या होना चाहिए, पैरामीटर की पावर जो है वो वन होनी चाहिए। पैरामीटर की पावर वन के अलावा कोई और अगर होगी तो उसको हम नॉन लीनियर इन पैरामीटर्स कहेंगे। तो ये आप कुछ एग्जांपल्स हैं आपको समझाने के लिए। जैसे पहली एग्जांपल अगर आप देखें तो ये इक्वेशन क्या लिखी हुई है, बीटा वन प्लस बीटा टू स्क्वायर एक्स आई। तो इसमें अगर आप देखें एक्स तो सिंपल लिखा हुआ है ना, वेरिएबल में कोई डिफरेंस नहीं है, जबकि बीटा की को हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये लीनियर नहीं है क्योंकि उसका पैरामीटर लीनियर नहीं है। सेकंड इसी एग्जांपल में आप देखें तो बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई स्क्वायर लिखा हुआ है आपके सामने।
तो ये अगर हम गौर करें तो इसमें x के ऊपर तो स्केयर है, लेकिन क्या बीटा के ऊपर कोई स्केयर है या कोई और इसकी पावर है? तो हमें नजर आ रहा है कि बीटा 1 और बीटा 2 दोनों की पावर 1 है और ये लीनियर है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये जो रिग्रेशन फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, रिग्रेशन मॉडल आपके सामने लिखा हुआ है, ये लीनियर इन पैरामीटर्स है। ये एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि यहाँ पे बीटा 1 प्लस बीटा 2 के ऊपर स्क्वायर रूट है और एक्स आई। तो बीटा 2 के ऊपर क्योंकि स्क्वायर रूट आ गया, तो बीटा 2 की पावर 1 तो नहीं रही, तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन लीनियर इन पैरामीटर्स है। ठीक है, आइडिया क्या है कि जो बीटास की वैल्यूज हैं वो आपकी लीनियर होनी चाहिए, और जो वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं वो आपकी चाहे जो मर्जी हो, लेकिन बीटा की वैल्यू अगर लीनियर है तो उसको हम इकोनोमेट्रिक्स में लीनियर रिग्रेशन मॉडल कहते हैं। मैथमेटिक्स में अब आप ये देखें कि फंक्शन अगर हो तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है देखें, लेकिन ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है ये लीनियर इन पैरामीटर्स है। ये एक्सपोनेंशियल है, तो उसमें भी अगर आप देखें तो बीटास की वैल्यूज क्या है वो लीनियर है। ये इसी तरह क्यूबिक फंक्शन लिखा हुआ है कि एक्स की पावर 3 तक ले गए, बेशक ये क्यूबिक इक्वेशन है लेकिन ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल की है। रीजन क्या है? रीजन आपके सामने है, ये जो बीटा की वैल्यू है बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, ये सिंगल नहीं है। ठीक है, आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टोकेस्टिक स्पेसिफिकेशन ऑफ पीआरएफ। पीआरएफ से क्या बनता है? पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। स्टोकेस्टिक स्पेसिफिकेशन से क्या मराद है कि अगर हम इसको इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग करें, तो इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग आपको भी पता है कि हम क्या करते हैं उसके अंदर, जब अगर एरर टर्म डाल दें, डिस्टर्बेंस टर्म या एरर टर्म डाल दें, तो वो इस प्रोसेस को हम स्टोकेस्टिक स्पेसिफिकेशन कहते हैं। अब देखें, जब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाली हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज और एक्चुअल वैल्यूज में फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंस आपका मौजूद रहेगा। तो उस डिफरेंस को हम यू आई या एरर टर्म कहते हैं, या स्टोकेस्टिक डिस्टर्बेंस या स्टोकेस्टिक एरर टर्म कहते हैं। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा एक्चुअल वाई आई है वो किसके बराबर है? एक्सपेक्टेड प्लस एरर टर्म। अब एरर टर्म हम क्यों डालते हैं? हमने तो अपनी मॉडलिंग ठीक की है, हमने पूरी पॉपुलेशन का डाटा लिया है। तो समटाइम ऐसा होता है कि जो थ्योरी हम बना रहे हैं वो थ्योरी इतनी वो ठीक नहीं है। समटाइम ऐसा होता है कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ डाटा है, जो डाटा हम लेना चाह रहे हैं वो डाटा अवेलेबल नहीं है। कोर वेरिएबल्स वर्सेस पेरिफेरल वेरिएबल्स के जो वेरिएबल्स लेना चाहिए थे हमें वो हमने लिए नहीं है। और इंट्रिंसिक रैंडमनेस इन ह्यूमन बिहेवियर, कि आपके जो ह्यूमन बिहेवियर, कंजम्पशन की एग्जांपल जैसे आप ले लें, क्या कंजम्पशन सिर्फ इनकम पर डिपेंड करती है? कंजम्पशन इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। वो उसकी डिपेंडेंस कहाँ से चेक होगी, वो हम एरर टर्म डालेंगे उसके लिए। फिर प्रॉक्सी वेरिएबल हम कहते हैं कि समटाइम ऐसा होता है कि कुछ वेरिएबल, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकती, तो उसके लिए हम कुछ प्रॉक्सीज इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप इनोवेशन की अगर बात करें तो इनोवेशन को डायरेक्टली मेजर कैसे करेंगे? उसके लिए फिर हम प्रॉक्सी इस्तेमाल करते हैं पेटेंट्स की, कि कितने पेटेंट्स आए हुए हैं। ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, फिर प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी। प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी बेसिकली इकोनोमेट्रिक्स में ये कहता है कि अगर आपके पास दो मॉडल हैं और दो मॉडल्स में आपने डिफरेंट वेरिएबल्स लिए हुए हैं और दोनों मॉडल्स आपको सेम रिजल्ट दे रहे हैं, तो जो कम वेरिएबल वाला मॉडल होगा वो बेटर है। क्योंकि जितने ज़्यादा वेरिएबल आप 10 वेरिएबल डाल दें तो वो कोई मॉडल इतना अच्छा तो नहीं होगा। तो आप जितने कम वेरिएबल वाला मॉडल लेंगे और सेम रिजल्ट अगर आपको देगा तो वो बेहतर मॉडल है। तो समटाइम ऐसा होता है कि यानी कि आपने एक 3 वेरिएबल डाल दिए मॉडल में, एक में 4 डाल दिए, तो असल में 3 वाला बेहतर था लेकिन आपने 4 वाला एस्टिमेट कर दिया, तो फिर उसका इफेक्ट हम रैंडम एरर से एस्टिमेट कर लेते हैं। फिर रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म, कि आपका जो मॉडल था वो नॉन लीनियर था, आपने लीनियर रिग्रेशन मॉडलिंग कर ली, तो उससे भी क्या होगा, आपके रिजल्ट्स ठीक नहीं आएंगे। तो रिजल्ट्स वो जो ठीक नहीं आए उसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? उसका इम्पैक्ट एरर टर्म के अंदर जाएगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सैंपल रिग्रेशन फंक्शन के ऊपर। तो सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम टोटल पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल्स ले लें, ये हम आप देखें अब 60 का डाटा नहीं लिया हमने, बल्कि हमने अब ये मेरे ख्याल है 10 का शायद डाटा लिया हुआ है। ठीक है, ये 10 फैमिलीज का हमने इसमें से डाटा ले लिया, इसी तरह 10 फैमिलीज का और डाटा ले लिया, ये दो सैंपल हमने चूज कर लिए और इन दो सैंपल्स को फिर हम रिग्रेस कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। और इससे जो डायग्राम बनेगी हमारी, इसको हम सैंपल रिग्रेशन कर्व कहते हैं। तो ये आप देखें, जो ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन सैंपल रिग्रेशन फंक्शन 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, और जबकि ये स्ट्रेट लाइन जो है वो सैंपल रिग्रेशन फंक्शन 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। सैंपल में हम क्या करते हैं? बेसिकली हम सैंपल इसलिए लेते हैं, सैंपल लेने का पर्पस क्या है? सैंपल हम इसलिए लेते हैं कि हम पॉपुलेशन
को सैंपल के जरिए से स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन समटाइम्स पूरी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम सैम्पलिंग करते हैं, सैंपल लेते हैं, और सैंपल लेने का मकसद जो है, बुनियादी पर्पज जो है वो ये होता है कि हम सैंपल की मदद से पॉपुलेशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम सैंपल की जो वैल्यूज होती हैं वो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यूज होती हैं, अंदाजन वैल्यूज की, यानी कि अंदाजन इतना होगा। एक आसान एग्जांपल भी मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर सपोज मैंने ये देखना हो कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके ग्रेड्स कितने हैं, तो एक तरीका ये है कि मैं आप में से जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं उन सबके इसमें मार्क्स पूछूंगे कि मुझे बताएंगे आपके ग्रेजुएशन के अंदर कितने मार्क्स आए थे, तो इसको हम कहेंगे पॉपुलेशन डाटा। ठीक है। और दूसरा मेरे पास तरीका क्या है कि मैं आप में से कोई रैंडमली जो है वो 10-15 स्टूडेंट से पूछ लूँ, और वहां से मैं अंदाजा लगाऊंगा कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो किस कैटेगरी में लाया करते हैं। तो अंदाजा जो मेरा होगा, एस्टिमेशन जो मेरी होगी, वो पूरी पॉपुलेशन की होगी। तो इसलिए हम इसको सैंपल कहेंगे। और सैंपल लिया मैंने क्यों है, ताकि पॉपुलेशन के बारे में मैं आइडिया लगा सकूं। तो ये हमारा सैंपल रिग्रेशन फंक्शन है वाई आई हैट। ये अगर आप देखें उसके ऊपर हैट डला हुआ है, इज इक्वल टू β1 हैट प्लस β2 हैट एक्स आई। एक्स के ऊपर हैट नहीं, एक्स की वैल्यूज गिवन होती हैं आपको। वाई एस्टिमेट हो रहा है किस बेस के ऊपर, β1 हैट की और β2। तो ये जो β1 हैट और β2 हैट है, ये बेसिकली जो ओरिजिनल एस्टिमेटर थे ना, β1 और β2 जो पॉपुलेशन के एस्टिमेटर थे, ठीक है, उसके ये क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं, एस्टिमेटेड पैरामीटर्स हैं। तो इसलिए हम इसको हैट पढ़ते हैं। ये सारी एब्रिविएशंस लिखी भी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है। और स्टोकेस्टिक फॉर्म में अगर हम देखें तो इसके साथ अगर मैं एरर टर्म डाल दूं, तो एरर टर्म भी जो हम डालेंगे वो भी हमारे पास क्या आएगी, वो हमारे पास यू हैट आया, उसके ऊपर भी हैट डालेंगे क्योंकि ये एस्टिमेटेड एरर टर्म है। तो ये अगर हम गौर करें तो ये जो ब्लैक लाइन है ये पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन दिया हुआ है, और ये डॉटेड लाइन जो शो कर रही है वो सैंपल रिग्रेशन फंक्शन को शो कर रही है। अब मैं मिसाल के तौर पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं, थोड़ा सा समझिएगा कि ये हमारा वीकली इनकम है, मैं कहता हूँ ये एक्स आई है। तो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन क्या बता रहा है, ये जो डॉट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन बता रहा है कि अगर इनकम इतनी हो तो कंजम्पशन हमारी ये है। ठीक है। और सैंपल रिग्रेशन फंक्शन ये बता रहा है कि कंजम्पशन हमारी क्या है, वाई हैट है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर एक्चुअल जो हमारा नंबर है रिग्रेशन के अलावा जो रिजल्ट्स हैं वो शो करते हैं कि कंजम्पशन इतनी है वाई आई, तो वाई आई में और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई एक्स आई में जो डिफरेंस है वो क्या होगा, यू आई, पॉपुलेशन का एरर था। ठीक है। और एक्चुअल में और सैंपल के बीच में जो डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस, ये क्या है, ये एस्टिमेटेड एरर टर्म है कि सैंपलिंग के दौरान कितना एरर टर्म आया। ठीक है। तो यहाँ तक आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन क्या होता है, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन क्या होता है, लीनियर का मतलब क्या है। अब जैसे मैंने बार बार एक चीज रिपीट की कि सैंपलिंग या सैंपल रिग्रेशन फंक्शन हम इसलिए लेते हैं कि हम एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ पैरामीटर्स निकालें। असल में हम इंटरेस्टेड हैं जो अननोन वैल्यूज ऑफ पैरामीटर्स हैं वो निकालने में इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे एक सवाल ही पैदा होता है कि अगर हमारे पास सिंपल रिग्रेशन फंक्शन हो, और सिंपल रिग्रेशन फंक्शन जैसे हम कह रहे हैं बार बार कि एक अप्रोक्सीमेशन ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को स्टडी करने के लिए हमने सैंपल रिग्रेशन फंक्शन बनाया है, तो आखिर ये β1 और β2 की एस्टिमेटेड वैल्यूज कैसे निकलेंगी। तो हमने तो ये कोशिश करनी है कि β1 और β2 की एस्टिमेटेड वैल्यूज वो एक्चुअल वैल्यूज के करीब करीब हों। तो उसके लिए कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए हम OLS ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम तफसील के साथ स्टडी करेंगे। उम्मीद है आपको आज थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं इकोनॉमेट्रिक्स के समझ आ गए होंगे। अगर आपके अभी भी कोई क्यूरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अगर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।